बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारी ज़ाहिर जब मैं बात करती हूँ टॉपिक्स के हवाले से तो समाजी नौइयत के भी मामलात होते हैं, सियासी नौइयत के भी होते हैं। समाज में बहुत कुछ गलत भी हो रहा होता है, बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा होता है। आज हम ये देख रहे हैं कि बल्कि पिछले 2 रोज़ से हम ये देख रहे हैं कि ये बड़ी बाज़गश्त हो रही है कि टिकटॉक जो है ये एप्लीकेशन क्यों बंद कर दी गई। अगर बंद कर दी गई है तो इसके पीछे वजूहात क्या हैं, क्या इसको दोबारा खोला जाएगा या नहीं, ये भी एक सवाल है। लेकिन क्या कुछ हो रहा था टिकटॉक पर, शायद ये एक बुनियादी सवाल है जिसका हल भी तलाश करना है और जिसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने लोग ऐसे हैं जो टिकटॉक पर गलत किस्म की वीडियोस बनाते हैं, जिसको आप फहाश कह सकते हैं, या इस नौइयत की वीडियोस होती हैं कि वो देखने वाला खुद भी बेचारा शर्मसार हो जाता है। तो आज ये एक इंतहाई अहम मौजू है, इस पर तो हम ज़रूर बात करेंगे। तो आज का प्रोग्राम आपने साथ साथ देखना है और एक इंपॉर्टेंट शख्सियत है जिन्होंने मुझे इसमें ज्वाइन भी किया हुआ है। इसके अलावा एक और शख्सियत है जलील शरकपुरी साहब। ये इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से हम अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में हैं। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं सियासी नौइयत के शरकपुरी साहब को नवाज शरीफ साहब की जो स्पीच है या इस वक्त तक की मुस्लिम लीग नवाज की जो हिकमत अमली है, चाहे वो सड़कों की सियासत हो रही हो या फिर जो भी एजेंडाज हैं। हमें पता है कि गुजरांवाला के अंदर अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक प्रेसर भी किया है जो आप देख रहे हैं। तो ज़ाहिर उनसे भी आज हम सवाल करेंगे कि दर हकीकत मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिसी अवाम दुश्मन पॉलिसी है या बहैसियत एमपी उनके क्या ग्रीवेंसेस हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन जरा पहले बात कर लेते हैं तनकीद और तनाज़ात में घिरी टिकटॉक के हवाले से। हरीम शाह जाना पहचाना नाम है और कल इन्होंने कराची प्रेस क्लब के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बहुत कुछ कहा। बहरहाल जो मैंने सोशल मीडिया पर देखा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी तनकीद का निशाना बनाया गया और यहाँ तक कहा गया कि इसकी क्या ज़रूरत थी या वो वहाँ क्यों आई। तो मेरा ख्याल है इस तरह के तनाज़ात में तो खुद हरीम शाह काफ़ी अरसे से घिरी हुई हैं और इनके जवाबात भी बड़ी एहसन तरीके से देती हैं। आज हम स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं हरीम शाह, टिकटॉकर हैं, स्टार हैं और ज़ाहिर है टिकटॉक मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा ये यूज़ करती रही हैं। तो हरीम, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लेकर आई। कैसी हैं? खैर खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप बताएं। मैं ठीक हूँ। टिकटॉक तो बंद हो गई, क्या कर रही हो आजकल? टिकटॉक अभी तो कल ही बंद हुई है। हाँ, तो टिकटॉक के अलावा भी बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। अच्छा। और अगर इंसान कुछ भी करना चाहे तो बहुत इजीली कर लेते हैं। हाँ, लेकिन अभी अहम मसला जो है वो टिकटॉक के बैन होने का है। क्या आप समझती हैं कि ये टिकटॉक सही बैन हुई है? मेरे ख्याल में बैन होना किसी चीज़ का सलूशन नहीं होता। ओके। जैसे कि उन्होंने एक बात की कि बेहयाई की वजह से हमने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया या बेहयाई की वजह से, तो ये जो उन्होंने रीज़न दिए या जो इसकी वजह बताई है ये भी मेरे ख्याल में इतनी कोई अच्छा अहमियत की हामिल नहीं है। वजह इसलिए कि अगर देखें बेहयाई है तो बेहयाई बहुत सारी जगहों पे है। बेहयाई बहुत सारे ऐप पे, बेहयाई यूट्यूब पे भी है, बेहयाई इंस्टाग्राम पे भी है, बेहयाई फेसबुक पे भी है, बेहयाई पाकिस्तानी ड्रामा के अंदर भी है। तो अगर बेहयाई की वजह से आप किसी चीज़ को बैन कर देते हो, बंद कर देते हो, तो ये मेरे ख्याल में वो नहीं है। आप समझते हो फिर बहुत सारी चीज़ों को पाकिस्तान के अंदर से बैन होना चाहिए। फिर आप इस्लामी हदूद का इनेकाद करो, फिर आप ये बात कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की है ना? बिल्कुल। फिर आप ऐसी चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर दो। अब इन्होंने टिकटॉक बैन कर दिया, वीपीएन हमारे पास है, वीपीएन के थ्रू सारे यूज़ कर रहे हैं। यानी अब तो आप क्या लोगों ने वही अल्टरनेटिव उठा लिया? वो लोग जो वीपीएन के थ्रू इस ऐप को मतलब सबको पता चल गया, सबको है, सब एक दूसरे को बता रहे हैं कि वीपीएन का इस्तेमाल करें, वीपीएन के थ्रू। तो क्या फिर अभी बेहयाई प्रमोट नहीं होगी? फिर आप अगर एक ऐप इतना कंट्रोल रखते हो कि एक ऐप को रिमूव कर देते हो, बंद करवा देते हो, बैन करवा देते हो, तो फिर आपके पास वो इख्तियारात भी होंगे। अच्छा, एक मिनट हरीम, ये बात तो ठीक है, लेकिन जेन्युइनली बताओ कि खुद को नहीं लगता कि क्योंकि मैं सच बात बता सकती हूँ, मैंने टिकटॉक एप्लीकेशन डाउनलोड की, उसका रीज़न ये था मैं जानना चाह रही थी कि यहाँ पे होता क्या है। ठीक है, अच्छा, जो पर्सनल में रखनी है, आपको तस्वीरें बनानी है, उस पर गाने लगाने हैं, जो भी कुछ करना है, लेकिन इसके अलावा जो मवाद, जो चीज़ें वहाँ होती हैं टिकटॉक पर, बहुत बेहुदा किस्म की भी होती हैं। लड़कियाँ भी कर रही हैं, लड़के भी कर रहे होते हैं। तो डोंट यू थिंक कि ये अच्छी बात हुई है कि एक चीज़ को रोका गया, फिर इसके SOPs तय होंगे तभी इसको ऑन किया जाएगा? बेहयाई के मैं भी खिलाफ हूँ। आप बेहयाई को रोकें ना, आप बेहयाई को, आप लोगों को एजुकेट करें, आप लोगों को मतलब जो लोग बेहयाई की तरवीज कर रहे हैं, बेहयाई की इशाअत कर रहे हैं, बेहयाई फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें।
آپ کسی تو یہ ایک کے کاروائی خلاف ٹھیک نہیں ہے آپ کے خیال میں کہ اس کو میرے خیال میں روک دیا بین کرنا سلوشن نہیں ہے. آپ بین کر کے کسی چیز کو اگر یہ سمجھتے ہو کہ بین کر دیا ختم کر دیا تو یہ وہ ہے. اگر دیکھیں مثبت اور منفی لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. جو مثبت کام کرتے ہیں انہوں نے ہر جگہ جا کے مثبت کام کرنے ہیں, جنہوں نے منفی پروپیگنڈا کرنے ہیں انہوں نے کسی بھی ایپ کا استعمال کرنا پرسنل سوال ہو جائے گا, لیکن میں آپ کی طرف آتی ہوں. امین الحق صاحب نے کل کراچی میں ایک ظاہر ایونٹ تھا, وہاں پر وہ موجود تھے. سوال بنیادی طور پر پھر ظاہر ہے پوچھا گیا, آئی ٹی منسٹر ہیں آپ, تو پوچھا گیا کہ بھئی یہ پی ٹی اے کی جانب سے جو ہوا ہے, بین کیا گیا ہے, اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ امین الحق نے کیا کہا, ذرا سنیے گا. بنیادی چیز یہ ہے کہ منسٹری آف آئی ٹی ایسی کسی بھی پابندی کے خلاف ہے جسے ترقی کے عمل میں رکاوٹ پیدا ہو. ٹک ٹاک کو آلریڈی میں سمجھتا ہوں پچھلے 2 مہینے بلکہ 3 مہینے میں 2 دفعہ وارننگ لیٹر جاری کیا جا چکا تھا, لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے اس کو کمپلائی نہیں کیا. اب جو پی ٹی ہے جو منسٹری آف آئی ٹی کے نیچے آتا ہے, اس نے انگیج کیا, ان سے بات چیت کی کہ وہ میٹر ہم کیا ہے کہ 3 چیزیں کسی بھی صورت میں حکومت پاکستان برداشت نہیں کرے گی. نمبر 1 ولگریٹی, نمبر 2 ہیٹ اسپیچ, اور نمبر 3 ایسے جو ریاست کے خلاف یا مواد کو پیش کرنا یا اس کو شامل رکھنا. ہم نے بحرین سے ریکویسٹ کی کہ ان 3 چیزوں کو اپنے ویب سائٹ سے ہٹایا جائے, لیکن ان کی ناکامی نظر آئی ہے. لیکن اس کے باوجود جیسے کہتے ہیں کہ پی ٹی اے ان کے ساتھ انگیج ہے اور ان کی خواہش ہے کہ یہ چیزیں ہٹائی جائیں, اور انگیجمنٹ کے بعد اس کو دوبارہ ٹک ٹاک کو بحال کر دیا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے یہ عارضی پابندی ہے؟ دیٹس کریکٹ, میں بالکل کہہ سکتا ہوں عارضی پابندی ہے, اور ہر تمام ویب سائٹ کو لازمی طور پہ پاکستان کے کلچر, پاکستان کے قانون کو فالو کرنا. عارضی پابندی ہے, خود کہہ رہے ہیں آئی ٹی منسٹر. کل ہم نے دیکھا وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب نے بھی یہی اندیا دیا کہ ٹک ٹاک پر پابندی کے فیصلوں سے پاکستان کی ٹیکنالوجی بیٹھ جائے گی. لیکن حریم, میں نے کہا کہ بڑا ذاتی سوال ہو جائے گا, لیکن آپ پورا وقت ٹک ٹاک کے حوالے سے کنٹروورسی کا شکار رہی ہیں. آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ ایک ایپلیکیشن کے تھرو آپ نے وہ کچھ کر لیا جو کہ شاید ایک عام آدمی تصور نہیں کر سکتا تھا؟ کنٹروورشل جو ہوتے ہیں تو میرے خیال میں وہ آپ کو لوگ بناتے ہیں, میڈیا بناتے ہیں, یا پھر یہ جو ڈفرینٹ لوگ تبصرے کرتے ہیں, یا مطلب باتوں کو اتنا مبالغہ آرائی اور ایگزیجریٹ کر کے لوگوں کے آگے پیش کیا جاتے ہیں. تو میرے خیال میں کسی بھی ایپ کا قصور نہیں ہوتا. ایپ وہی ہے, آپ کا پرائیویٹ ایپ ہے, اگر اس پہ آپ کچھ بھی کرتے ہو, کوئی ایسا ایکٹ کر کے یا کچھ بھی کرتے ہو, تو ڈفرینٹ لوگ اس چیز کو مطلب اپنے سوچ کے اکارڈنگلی لیتے ہیں. تو ہر ایک انسان کا سوچنے کا انداز منفرد ہوتا ہے, کوئی اس بات کو کس طرح لے لیتے ہیں, اور میرے خیال میں چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو اس کا پتنگڑ بنایا جاتا ہے. ٹک ٹاکرز 15 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کر مشہور ہونے کا شوق رکھتے ہیں, اس بات کو آپ انڈورس کرتی ہیں کہ ایسے ہی ہے؟ دیکھیں جنہوں نے فیمس ہونا ہوتا ہے تو اگر وہ 15 سیکنڈ کی ویڈیوز, بہت سارے ہیں جو ویڈیوز بناتے بھی ہیں اور فیمس نہیں ہوتے, بہت سارے ایسے ہیں جو ٹک ٹاک پہ آئے ہیں اور ان کی اتنی ویڈیو کو مقبولیت نہیں ملی. جو میرے خیال میں جن کی ویڈیوز اس قابل تھیں کہ پبلک نے ان کو سٹار بنایا, عوام نے ان کو سٹار بنایا, ٹیلی ویژن اسکرین نے ان کو سٹار بنایا, تو میرے خیال میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کریٹیو لوگ ہی تھے جو آگے آئے. جب آپ ظاہر پرانی بات ہو گئی, لیکن میں اس سے ٹیل کچھ اور سوال بھی کرنا چاہ رہی تھی. آپ جو فورن آفس کی طرف گئیں اور اس وقت میں نے آپ کا بیپر بھی لیا تھا, آپ اسلام آباد میں موجود تھیں, پھر میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اگر آپ کو موقع ملے تو کیا آپ پرائم منسٹر سے ملیں گی, تو آپ نے کہا ہاں جی مجھے جب بھی موقع ملے گا تو میں ان سے بھی ملنے چلے آؤں گی. یہ آپ بائی فار تھرل کرتی ہیں, آپ کو شوق ہے, یا آپ فیمس ہونا چاہتی ہیں کیونکہ ٹک ٹاک پہ وہ چیز آتی ہے تو وہ فیمس ہو جاتی ہے؟ پھر فیمس تو آلریڈی میں ہوں, تو میرے خیال میں پرائم منسٹر سے یا کسی سے بھی ملنا کوئی گناہ کبیرہ اور جرم نہیں ہے. اگر کوئی بھی اس بات کا اشتیاق رکھتے یا ملتے تو میرے خیال میں یہ کوئی کنٹروورشل بات نہیں ہے, اور اس میں کوئی کنٹروورسی کا پہلو نہیں نکلتا کہ آپ کسی بھی منسٹر سے یا کسی بھی پبلک فگر سے کوئی. اب فار ایگزامپل یہاں پہ مجھے انوائٹ کیا گیا ہے آپ کے اس میں اسٹوڈیو میں, تو میں آئی ہوں نا. اگر مجھے یہاں پہ انویٹیشن نہ ملتا تو میں آ کے آپ کے پروگرام میں نہیں بیٹھ سکتی تھی, کیونکہ مجھے انویٹیشن نہیں, اور میں کیسے آ سکتی ہوں, میں اتنی ہمت کیسے رکھ سکتی ہوں. تو اگر میں کہیں پہ بھی گئی ہوں تو میں پرمیشن سے گئی ہوں, مجھے باقاعدہ انویٹیشن ملے ہیں, اور وہاں کی مطلب پالیسی کو یا وہاں کی سیکیورٹی ان کو میں نے اوبے کیا, رولز ریگولیشن کو میں نے اوبے کیا, اور میں وہاں پہ گئی ہوں. اس بات پہ مجھ پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. ہاں اگر کوئی مخالفین, کوئی حاسدین, کوئی جالسین اس بات کو گناہ کبیرہ کا نام دے کے یا اس بات کو کنٹروورشل بناتے ہیں تو مجھے اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا, کیونکہ میں نے ایسا کوئی بہت سارے ادارے ہیں, اگر میں نے کسی ادارے کے رولز ریگولیشن کو بریک کیا ہے تو وہ مجھے باز پرس کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں,
مجھے اس اچھا، بات اس کی واقعے کے بعد پنش کسی نے پوچھا نہیں نا؟ مجھے اس بات کی پنش دے سکتے ہیں اگر ادارے مجھے نہیں پوچھ رہے، اگر اداروں کی نظر میں پرفیکٹ ہوں، اگر اداروں کی نظر وہ مجھے پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ان کی نظر میں نے کوئی رولز ریگولیشن کو وہ نہیں کیا، وائلیٹ نہیں کیا، تو اگر پبلک، عوام، میڈیا، باقی جو بھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے یہ کر لیا میں کنٹروورشل ہو گئی ہوں، تو مجھے اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. ہاں مجھے فرق تب پڑے گا کہ وہاں کے مطلب جو آتھورائز پرسن ہیں اگر مجھ سے پوچھیں گے، وہاں کے آتھورائز پرسن اگر وہ، تو آپ کسی بھی جگہ میرے خیال میں وداؤٹ پرمیشن انٹر نہیں ہو سکتے. دن میں ایک مجھے ایک بات بتاؤ کہ کیونکہ میں تو اس طرح یوز نہیں کرتی، آپ یوزر ہیں ظاہر، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، اگر آپ دن میں ایک دفعہ ٹک ٹاک نہ بنا لیں یا آپ وائرل نہ ہو جائیں ہفتے، مہینے، 10 دن کے اندر، تو آپ کو کچھ کسی قسم کی تھرسٹ ہوتی ہے کہ یار اتنا مہینے ہو گئے اور میری کوئی ویڈیو وائرل نہیں ہو رہی، کوئی چیزیں نہیں وائرل ہو رہی؟ ابھی مطلب میری کوئی بھی ویڈیو تھی تو وہ وائرل ہی ہوتی تھی. وائرل آپ کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے وائرل پبلک کرتی ہے، عوام کرتی ہے، لوگ کرتے ہیں. آپ خود وائرل نہیں، مطلب آپ لوگ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ٹرسٹ ہوتی ہے؟ میرے ذہن میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میری وہ ہو، میں نے جو کیا اپنے شوق کے لیے کیا، مجھے جو اچھا لگا میں نے وہ کیا، مجھے جس چیز نے سیٹسفائی کیا میں نے وہ کیا. اگر وہ چیز وائرل ہوتی ہے یعنی مجھے پسند ہے، مجھے اس سے تسکین مل رہی ہے، تو دیٹس اٹ، میں نے کیا، مجھے اس سے فرق نہیں پڑا وائرل ہو یا نہ ہو. تو یہی ہوتا ہے کہ ہر کوئی مطلب وہ ہر ایک کا پرائیویٹ ایپ ہے. اگر کوئی ویڈیو بناتا ہے تو میرے خیال میں اپنے شوق کے لیے، لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے، اپنے فین کو خوش کرنے کے لیے، اپنے فین تک وہ کرنے کے لیے. تو اگر وہ وائرل ہو یا نہ ہو اس کا اتنا، آپ خود بھی ایک خاتون ہیں، لیکن جو ویڈیوز میں نے خود بھی دیکھی ہیں، کچھ چیزیں ظاہر ہے موجود ہے، ایک اپلیکیشن تو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ایک مطلب وہ پاکستان کے معاشرے کی کہیں سے عکاسی نہیں کرتی، جس طرح کی زبان ہوتی ہے اس کے اندر، جس طرح کے ایکٹ ہوتے ہیں اس کے اندر، اور خواتین کر رہی ہوتی ہیں. اس کو تو آپ کنڈیم کریں گی کہ نہیں؟ بالکل ایسا ہوتا ہے. میں نے وہی کہا کہ پازیٹیو اور نیگیٹو لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. اگر جو لوگ ہیں الٹریٹ، یا جو لوگ ہیں کرمنل مائنڈ کے، یا جو لوگ ہیں ولگر، تو وہ آپ ان سے کیا امید رکھتے ہو کہ وہ اس ایپ کو کیسے یوٹیلائز کریں گے؟ اب یہ لوگوں کے اپنے اوپر ہے، اپنی سوچ پہ ہے، اپنی ایجوکیشن پہ ہے، اپنے اس پہ ہے کہ آپ اس چیز کا استعمال کس طرح کرتے ہو. ایک چیز آپ کے پاس ہے تو ولگر لوگ جو ہیں ہمیشہ ولگیریٹی پھیلائیں گے. اور اس طرح ہر ایک ایپ پہ، ٹک ٹاک نہیں کوئی بھی ایپ ہے، فیس بک ہے، دیکھیں فیس بک کے تھرو بہت سارے لوگ دوسروں پہ مطلب الزام تراشی بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بلیک میل بھی کرتے ہیں، سب کچھ بھی کرتے ہیں. اب فیس بک کا قصور تو نہیں ہے، ان لوگوں کا ہے. اس میں اچھے لوگ بھی ہیں جو لوگوں تک مثبت میسج کنوے کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کو کی گرفت کریں، آپ لوگوں کو پکڑیں، آپ لوگوں کی صفائی کریں. آپ مطلب ایسے تو نہیں ہے کہ آپ کسی ایپ کو بلیک کریں، بالکل ٹھیک ہے، بلیم کرنا سٹارٹ ہو جائیں. ایک کویشچن ہے لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو حریم شاہ سے ذرا یہ پوچھیں گے، کیونکہ وی پی این کے تھرو جیسے ہی مجھے بتا رہی ہیں کہ ٹک ٹاک جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے، تو کیا اب ان کی ڈیمانڈس کیا ہیں؟ کیونکہ بہت سارے ٹک ٹاکرز، آئی ایم ریئلی سوری فار دس ورڈ، لیکن جو لکھا جا رہا ہے، جو کہا جا رہا ہے، اس لیے میں وہ لفظ استعمال کر رہی ہوں کہ راتوں رات شاید سپر اسٹار تو بن گئے، اور اس کے بعد وہ جو کچھ کر رہے تھے، میڈیا کے لوگوں کی جانب سے بھی ہمارے پاس شکایات آتی رہی ہیں، ظاہر ہے میڈیا ہاؤسز میں ان کو بلایا گیا تو وہ بہت ہی زیادہ شاید آؤٹ آف ٹریک ہو رہے تھے، تو اس سے ان کو بھی شاید سبق ملا ہوگا یا نہیں، اس پر بھی بات کریں گے حریم سے، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک پر تھے. جنت مرزا کا نام آج کل آپ سن رہے ہوں گے، مجھے بتایا گیا کہ لگ بھگ ان کے کوئی 1 کروڑ فالوورز ہیں. حریم، آپ کے کتنے فالوورز ہیں؟ میرے فالوورز 4.3 ملین. ماشاء اللہ، آپ بہت ہی آگے جا رہی ہیں. ایکچولی بیچ میں یہ ہوا کہ میرا ایک اکاؤنٹ 1.5 ملین پہ تھا، میں نے بند کر دیا. پھر میرا اکاؤنٹ 1 سے آپ نے ڈائریکٹ 4 پہ جم کر دیا؟ نہیں بالکل، میں نے اس کو ختم کر دیا. پھر اگین میں نے اکاؤنٹ بنایا، اکاؤنٹ بنا کے پھر اس میں ایک دفعہ میں نے 6 منتھ تک اپنا اکاؤنٹ اوپن نہیں کیا، پھر 3 منتھ تک نہیں اوپن کیا، پھر میں نے اوپن کیا، اور بس ایسا. اس کے علاوہ بھی مطلب میرے اتنے فیک اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں ٹک ٹاک پر، لوگوں نے اچھا ٹک ٹاک پہ بھی فیک، حریم کے نام سے؟ حریم کے نام سے آپ سرچ کریں، آپ کو اتنے فیک اکاؤنٹ ملیں گے جن کے لاکھوں میں فین فالوئنگ بھی ہے. اچھا، بڑا فیم ہو گیا. پھر وہ مفتی قوی صاحب کے ساتھ آپ کے جتنے بھی سیشن ہو رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں وہ ہوتے ہیں آپ کا نام سنتے ہیں تو وہ بیک کٹ جاتے ہیں. پھر شیخ رشید کا ایک
हमने क्लिप देखा, फिर फारूक सत्तार, तो अब इस वक्त तो आप काफ़ी मशहूर हैं, अब आपके अगले फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फिल्म, टीवी, कंपेयरिंग, मैंने सुना था आप किसी रमज़ान ट्रांसमिशन वगैरह का भी हिस्सा बन रही थी, वो क्या था? ये सारी चीज़ें तो मेरे ख्याल में इनको मैं रूटीन समझती हूँ या मामूल का हिस्सा समझती हूँ। जो मेरे फ्यूचर प्लान हैं वो बहुत सॉलिड हैं, और वो ये मैं बस कुछ ऐसा करने का सोच रही हूँ कि जो बहुत मुस्बत भी हो और जिससे मुझे भी कुछ सीखने को मिले, मैं खुद भी स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे खुद सीखने को भी मिले और मैं दूसरों के लिए भी। वो क्या होगा हरीम? आप कोई भी अच्छा नेक काम करो, कोई ऐसे काम करो कि जिसमें लोगों का फ़ायदा ज़्यादा हो, लोगों के बारे में सोचो। तो फिर टिकटॉक तो नहीं करोगी ना? टिकटॉक तक मेरा पर्सनल ऐप है, वो तो मेरी पर्सनल चीज़ है, एक मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक मेरा प्राइवेट ऐप है। अभी तक कोई ऑफर हुई है, किसी प्रोग्राम की ऑफर हुई है, किसी ड्रामे की, फिल्म की? क्योंकि जन्नत के बारे में हम सुन रहे हैं, उनको बड़ी ऑफर्स हो रही हैं। जन्नत ने अभी शायद एक फिल्म का वो भी किया, लेकिन रिलीज नहीं, आई डोंट नो कि आपको रिलीज होगी। नहीं, मुझे मूवी का कभी मैंने नहीं वो हुआ, मुझे एटम सॉन्ग का वो हुआ था, लेकिन वो मैंने करना नहीं था। एक मूवी के अंदर कि आप ऐसा कुछ करें, तो वो उस हद तक नहीं है। लेकिन अगर कोई अच्छा रोल हुआ, कुछ मुस्बत हुआ, तो वो मैं करूँगी, लेकिन वो वक्त से पहले मैं बता नहीं सकती कि मुझे उसके बारे में डिस्क्लोज नहीं करना, या वक्त से पहले डिस्क्लोज। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ कि अब अगर दोबारा, ज़ाहिर है क्योंकि आईटी मिनिस्टर भी कह रहे हैं, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कह रहे हैं, बाकी सारे लोगों का भी ये है कि एप्लीकेशन बहरहाल ऑन होनी चाहिए। अब इसको तय कौन करेगा कि क्या उस पर होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, यानी उसके SOPs क्या होने चाहिए? एज अ टिकटॉकर बताओ। जितने भी एज अ टिकटॉकर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उसके SOP ज़रूर होने चाहिए। कोई भी अब्यूजिंग करते, कोई भी वल्गैरिटी फैलाते, कोई भी पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाते या कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट करते, तो आप मतलब जितने भी इदारे हैं जिनके वो मतलब ऐप अंडर ऑब्जर्वेशन है, जो भी उसको ऑब्ज़र्व करेंगे या जिनके भी अंडर होगा, वो उसके बाकायदा ऐसे लोगों की गिरफ्त करें, ऐसे लोगों को सज़ा दें, ताकि सज़ा क्या दें? कोई भी अगर कोई क्रिमिनल एक्ट करता है तो उस इदारे को पता है कि उसने जुर्म किस नौयत का किए। ओके। जिस नौयत का जुर्म होगा उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। ओके। अगर कोई किसी के अगेंस्ट कुछ वो बोलते हैं या कुछ करते हैं या किसी की साख को नुकसान पहुंचाते हैं या किसी को जैसे अभी अलीना के साथ हुआ, उसके साथ इतनी अब्यूजिव लैंग्वेज बोली गई, उसको बहुत बुरी तरह से ट्रोल किया गया। उस क्राइम को वो करें, फिर उसके पेश नज़र जो भी उस जुर्म की मेरे ख्याल में सज़ा बनती है तो उसको सजा दें बाकायदा। अगर कोई हेट स्पीच करता है, वल्गैरिटी फैलाता है, रियासत के खिलाफ बात करता है या किसी भी तरह से इस तरह की गलत चीजें करता है, तो एज अ टिकटॉकर आप कह रही हैं कि उसको बैन भी करना चाहिए, उसको सजा भी देनी चाहिए, और ऐसे लोगों के अकाउंट को आप खत्म कर दो, ऐसे लोगों को आप आगे ना आने दो, ऐसे लोगों को जो मुआशरे के लिए या दूसरों के लिए मतलब इस तरह की चीजें लेके आ रहे हैं, तो आप उनको बैन कर दो। ठीक है। वेल हरीम, बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारा वक्त भी है कि हम आपसे बात कर सके, लेकिन आज के लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तशरीफ लेकर आई और जो टिकटॉक के हवाले से इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर आपने हमसे बात की। वेल थैंक यू वेरी मच आने के लिए। तनकीद और तनाज़ात में घिरी है ये ऐप टिकटॉक, लेकिन आईटी मिनिस्टर की जानिब से भी, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि ये आर्जी पाबंदी है। लेकिन यहां से, इस प्लेटफॉर्म से, GTV के प्रोग्राम 7 से 8 के प्लेटफॉर्म से मेरी भी यही डिमांड है कि एप्लीकेशंस मौजूद अगर हैं तो फिर उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है हमारे इदारों को पता है, PTA को मालूम है। ज़ाहिर साइबर क्राइम एक्ट के थ्रू आप उन लोगों को रोक सकते हैं या उनके अकाउंट्स को बंद कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन के बंद होने से मेरी इत्तलात में हो सकता है गलत हूं मैं, लेकिन मुझे बताया गया है कि पाकिस्तान में माहाना 2 करोड़ अफराद जो हैं वो टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें से लगभग, मैं फिर कहती हूं कि शायद मैं गलत हूं, 1 करोड़ अफराद जो हैं वो इससे अर्निंग भी कर रहे थे, तो शायद उनके लिए भी ये एक मसला होगा। यहां पर हम एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक और कंट्रोवर्शियल शख्सियत बने हुए हैं मियां जलील शरकपुरी साहब, उनसे बात करेंगे कि असल में सियासत में क्या हो रहा है, मुस्लिम लीग नवाज से उनकी क्या शिकायत अचानक से हो गई हैं। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वॉचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि मुस्लिम लीग नवाज के पार्टी के मेंबर मियां जलील शरकपुरी साहब इन दिनों बहुत ज़्यादा खबरों में हमें दिखाई दे रहे हैं। एमपी हैं ज़ाहिर है, लेकिन जो कुछ पिछले दिनों हमने देखा, जिस तरह से उनके घर के हवाले से बताया गया कि वहाँ लोग लोटे लेके पहुँच गए, तो हम सबसे पहले तो इसको कंडेम करते हैं। सियासत में ये रवैया बहरहाल काबिल मजम्मत है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ वाया DSNG मौजूद हैं मियां जलील शरकपुरी साहब। जरा उनसे पहले बात कर लेते हैं। जलील साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जलील साहब, पहला सवाल, मैं बहुत सारी चीजें हैं ज़ाहिर है जो आप बयान कर रहे हैं, लेकिन मैं जरा पहला सवाल ये आपसे करना चाहती हूँ कि आपने कहा कि आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिले जनाब इमरान खान साहब से। क्या एजेंडा था इस मुलाकात का? किस नौयत की मुलाकात थी और किस ज़राए से मिले? आप खुद मिले बराह रास्त या किसी जरिए से आपकी मुलाकात हुई? नहीं, इमरान खान साहब से मेरा काफ़ी दरीना तल्लक है। मैं तहरीक इंसाफ में 7-8 साल काम करता रहा हूँ। अच्छा। और तहरीक इंसाफ से बड़ी कुर्बत रही है। लेकिन अभी मौजूदा असम्बली के अंदर जब ये इलेक्शंस हुए हैं तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के कहने पर, और हमारे MNA साहब थे और मौजूदा भी हैं राना तनवीर साहब जी, उनके कहने पर मैंने मुस्लिम लीग नून का टिकट एक्सेप्ट किया और मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की और मुस्लिम लीग नून से टिकट इलेक्शन लड़ा। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ हमारा अवलीन मकसद पाकिस्तान है और पाकिस्तान की खिदमत करनी है। और जिस भी पार्टी के साथ रह के आप बेहतर खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, तमाम पार्टियाँ मुहिब्बुल वतन है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के लिए काम करना है, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं होती। और मैं पहले भी मुस्लिम लीग नून में रहा हूँ। 2002 में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बतौर ख़ास मुझे हुक्म दिया सऊदी अरब से, और मुझे नेशनल असम्बली के लिए उन्होंने पसंद किया। मैं हालांकि उस वक्त भी अवॉइडिंग एटीट्यूड था और मेरा अपना कोई इरादा नहीं था, लेकिन मियाँ साहब ने फरमाया कि नहीं, आपने इलेक्शन लड़ना है। अच्छा। तो उनका हुक्म था, तो मैंने खुशी महसूस की कि वो खुद मुझे फरमा रहे हैं और अल्लाह को मंजूर था। मैं नेशनल असम्बली में गया मुस्लिम लीग नून के टिकट पर। तो फिर मैं ज़िला नाज़म हुआ, उस वक्त भी मेरा मुस्लिम लीग नून से रिलेशन रहा। और बाद में कुछ वजूहात, कुछ इलाकाई प्रॉब्लम थी, कुछ इशूज़ के ऊपर ज़हन में खलफशार पैदा हुए, तो थोड़ा फासला हो गया। अच्छा। और फिर मैंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, खान साहब के रियासत मदीना के नारे को देखते हुए, इंसाफ के नारे को देखते हुए। तो फिर खान साहब के साथ 7-8 साल से मेरा पुराना तल्लक है। इंग्लैंड के अंदर, पाकिस्तान के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब से और जवेद हाशमी साहब जो पहले सदर थे तहरीक इंसाफ के, उनके साथ। तो मेरा खान साहब से कोई नया तल्लक नहीं है। ओके। अभी जब मैं MPA बना हूँ मुस्लिम लीग नून से, तो खान साहब से एक तल्लक तो था, और किसी इशू के ऊपर अगर मिलने के लिए दोबारा मुझे मौका मिलता है तो मैं इसमें कोई हेजिटेशन महसूस नहीं करता। और मेरी पार्टी मुस्लिम लीग नून ने ज़ाहिर है इसको महसूस किया, तो मैंने यही कहा कि देखें, ये कोई बुरी बात नहीं है। अब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, हमने उनको वोट नहीं दिया, ठीक है वो, लेकिन अक्सरियत ने उनको वोट दिया है। और अगर मुझे किसी इशू के ऊपर, किसी बात के ऊपर उन्हें मिलने की ज़रूरत है तो वो मुझे अगर टाइम देते हैं, तो इसमें गुस्से वाली कौन सी बात है? ठीक जलील साहब, बिल्कुल फेयर इनफ, कोई हेजिटेशन होनी चाहिए। फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। अब मैं इस सवाल की जसारत आपके सामने कर सकती हूँ क्या कि नजरियाती तौर पर अगर आप कह रहे हैं मुझसे कि 2000 मतलब लगभग आपके मुताबिक कि आपका 7-8 साल से वाबस्तगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, फिर आपने मियाँ साहब के कहने पर टिकट भी लिया 2002 में जैसे आप कह रहे हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब ने इस बारी भी आपको कहा, तो नजरियाती तौर पर आप किस नजरिए के साथ हैं? मुस्लिम लीग नवाज के नजरिए के साथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए के साथ? देखिए, बुनियादी तौर पे मुस्लिम लीग नवाज का और तहरीक इंसाफ का एक ही नजरिया है, कोई फर्क नहीं है। दोनों का मकसद पाकिस्तान की खिदमत है, दोनों का मकसद इंसाफ है, दोनों का मकसद मुल्क की बेहतरी है। और कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो चीज़ें हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब नमाजी आदमी हैं, मैं असद दराज से उन्हें जानता हूँ, उनसे भी हमारा एक बड़ा दरीना तल्लक है, तो कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अभी काम करने में और काम करने के अंदर, मामलात के अंदर आप जिधर बेहतर काम कर सकते हैं आपको करना चाहिए। तो मैं अगर मुस्लिम लीग नून के साथ चल रहा था, दिल के साथ चल रहा था, और फिर कुछ इश्यूज़ के ऊपर इख्तलाफात हुए तो मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। कोई मेरा पॉलिटिकली कह ले फ्रंट पे आने का इरादा नहीं था, लेकिन खान साहब को सपोर्ट करना शुरू किया उनके एक नारे के ऊपर। लेकिन आपको टिकट तो पीटीआई ने नहीं दिया जलील साहब, आपको टिकट तो पीटीआई ने नहीं दिया, इसी वास्ते आप PMLN के पास आ गए। ठीक बात है। देखिए, पीटीआई ने जब टिकटें तकसीम की हैं तो कुछ गलत फैसले हुए जो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पंजाब भर में प्रॉब्लम्स आए। अच्छा, अब वो जो प्रॉब्लम्स आए वही प्रॉब्लम फेस करते हुए खान साहब आज मुश्किल के अंदर हैं
कि आज मुख्तलिफ पार्टियों के साथ मिलाकर उन्हें अक्सरियत साबित करनी पड़ी। तो अगर फैसले उस वक्त सही होते तो शायद रिजल्ट डिफरेंट होते। ओके। तो जब मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा था और लड़ने का इरादा भी नहीं था, तो जब मुझे मुस्लिम लीग नून ने ऑफर की तो मैंने माजरत की। ये हमारे शरफपुर शरीफ के सारे बंदे गवाह हैं। मैंने एक्सक्यूज किया कि मैं मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। लेकिन उन्होंने बार बार जब कहा कि भी वो तो आपको टिकट दे नहीं रहे और हम आपको कह रहे हैं, तो फिर दोस्तों के कहने पर इस बात के ऊपर मैंने एक्सेप्ट कर ली कि देखिए मेरे जो बाज़ चीज़ों के ऊपर जो मियाँ साहब से मैं समझता हूँ कि कुछ फासले हुए हैं, वो कल को मुझे कोई ये ना कहे कि तुम्हारा ये ख्याल ऐसे क्यों है। उन्होंने कहा नहीं जी वो अपने अपने ख्याल आते हैं, इसमें कौन सी बात है। Okay. ठीक है, आपका एक अपना सोच है वो आप अपने रखें और ऐसा, तो लिहाजा इसमें मैं कोई हेजिटेशन नहीं समझता। ठीक है। मैं अगर मुस्लिम लीग नून के साथ चल रहा हूं तो पूरे एहतराम के साथ चल रहा हूं, नहीं, दिल की एहतराम, गहराइयों के साथ चल ठीक रहा है, हूं, जलील और साहब आप वतन के बिल्कुल लिए ठीक चल रहा बात हूं। कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान की खिदमत हाँ, करनी है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन क़यादत के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं कि आप शायद उनके अहकामात को नहीं मान रहे या पार्टी पॉलिसीज के खिलाफ आप जा रहे हैं, इसमें कहां तक सदाकत है? नहीं देखिए, अभी जो नवाज शरीफ साहब ने स्पीच फरमाई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, हाँ जी, और जिसमें एक गुस्से का एलिमेंट था और जिसमें अदारों के साथ टकराने का एक रुझान नजर आ रहा था, हाँ जी, तो जाहिर है हम उनके साथी हैं, हम उनके वर्कर हैं, हम उनके मेंबर हैं। और अगर मेरे से किसी ने पूछा कि मियां नवाज शरीफ साहब का ये आपको कैसा लगा, तो मैंने कहा यार गैर मुनासिब है, मियां साहब को इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। और ये मेरी अकेले की राय नहीं थी, पार्टी के अंदर तकरीबन 80-90% लोगों की ये राय है। वो अलग बात है, ये बात ऊपर नहीं आई और किसी ने बाहर ओपन कही नहीं है। तो मेरे से जब ये बात हुई और वो हाइप हो गई, तो फिर राना सनाउल्लाह साहब और बाकी लोगों ने कहा कि नहीं इसने क्यों ये कह दिया। तो मैंने कहा यार मैंने जो बात कही मैंने दिल की कही है, सच्ची बात कही है। ज़ाहिर फैसला तो मियाँ साहब का ही माना जाएगा, बड़े हैं वो, लेकिन हमें बात अपनी करने का तो हक है ना। ये तो नहीं कि हम एक बात की हमें समझ ही नहीं आ रही तो हम उसका तबला बजाते फिरे, जैसे आमतौर पर रिवाज है कि लीडरशिप जैसे कह देती है वर्करों को पता भी नहीं होता और खुद ही वकालत शुरू कर देते हैं। तो मैं कम अज़ कम ऐसा एक तालिब इल्म हूँ, मैं ऐसे नहीं कर सकता। मुझे जो बात समझ आती है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, जो समझ नहीं आती उसमें खामोशी रख सकता हूँ, और अगर कोई इज़हार ख्याल मेरा मांगेगा तो इज़हार ख्याल में वही फिर दूंगा जो मेरा है। आप एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनवाने की तरफ तो नहीं जा रहे, ये जरा जलील साहब बताइएगा। और कितने लोग हैं? 4 तो आपके साथ? जी नहीं, जी, नहीं ऐसी कोई बात, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। अच्छा, और कोई फॉरवर्ड ब्लॉक का कंसेप्ट नहीं है। सारे जो बंदे मुस्लिम लीग के साथ चल रहे हैं बिल्कुल वो मुतमिन है। अच्छा। छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर चीजें हो जाती हैं और इन चीजों को माइंड भी नहीं करना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब के साथ बात करके कोई वापसी का रास्ता निकाल रहे हैं आपके, वापस ऑन बोर्ड हो सके आपकी और मुस्लिम लीग नवाज की चीजें? वापसी तो तब होगी जब मैं निकलूंगा। मैं तो अभी निकला ही नहीं, मैं तो पार्टी के अंदर अपने आप को समझता हूँ, मैं पार्टी के अंदर हूँ। उन्होंने मुझे शोकस नोटिस दिया, मैंने शोकस नोटिस का पूरा लीगली पूरे रिस्पेक्टफुली जवाब लिख दिया। अभी उस जवाब के बाद उनका मुझे फैसला नहीं मिला। जब फैसला मिलेगा टीवी बयानों के ऊपर तो मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। हाँ जी। वो कल को कहें यार ये तो एमी किसने चला दिया था। तो जब वो मुझे तहरीरी तौर पे कोई फैसला देंगे फिर मैं देखूंगा कि उसका पॉलिटिकली लीगली क्या स्टेटस है और मुझे अब क्या स्टैंड लेना चाहिए। अच्छा। तो जब तक मैं समझता हूं कि मैं मुस्लिम लीग के साथ हूं और मैं मुस्लिम लीग में रह के काम करना चाहता हूं तो कौन मुझे निकाल सकता है। अगर वो निकालेंगे तो मैं उस वक्त देखूंगा कि मेरा उसमें लीगल राइट क्या है। तो इसका मकसद ये है कि 16 अक्टूबर का जो जलसा है गुजरांवाला का, उसमें आप जाएंगे? जी मुझे तो फिलहाल नहीं बुला रहे, वो तो कह रहे निकाल दिया, उन्होंने तो मुझे बुलाया भी नहीं, बताया भी नहीं। तो इसका वो मकसद तो है अगर आप मुझे निकाल दिए बुलाएं, गए, मुझे इसका तो accept यही करें। मकसद हुआ ना कि अब आप मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा नहीं रहे। देखिए इमेज नहीं, इमेज वो ये पैदा कर रहे हैं ना। हाँ। इमेज पीछे जो मीटिंग हुई मुझे नहीं बताया गया, ना मैं मीटिंग में गया ना मुझे बताया गया। तो जब वो बता भी नहीं रहे और कॉल भी नहीं कर रहे तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ मैं जलसे में जाऊंगा। हाँ अगर मुझे कॉल करें और मैं अगर समझूंगा कि जो जलसा है ये मुल्क के मफाद के अंदर है तो जरूर जाएंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको कि कितना मजबूत जलसा कर सकेगी पीटीएम इस गुजरांवाला का 16 अक्टूबर को? आप एक जांदीदा आदमी हैं और ज़ाहिर पॉलिटिशियन भी हैं, गुजरांवाला के हवाले से भी आपको मालूम है, वहां की रूट्स भी आपको मालूम है। आपको लगता है पीटीएम एक बेहतरीन ताकत का मुजाहरा कर पाएगी वहां पर? जी इसमें कोई शक नहीं है। देखिए पंजाब भर में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बेशुमार वर्कर हैं। जलसा करना मियां साहब के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लाहौर के अंदर, गुजरांवाला के अंदर, शेखुपुरा के अंदर कहीं भी वो जलसा करना चाहे वो बेहतरीन जलसा कर सकते हैं। अच्छा, ये कौन कह सकता है कि उनका जलसा कामयाब नहीं होगा? ऐसी तो कोई बात नहीं है। जलसा कामयाब होगा?
कि बिल्कुल जब उन्होंने इरादा किया करने का तो कामयाब तो होगा। लेकिन ये जो कामयाब आप होगा। जिन चीजों के बारे में आप बातें कर रहे हैं, और आप फिर साथ साथ आपने मुझे अभी ये कहा कि 80% लोग जो हैं वो पार्टी में मियां साहब के बयानिए के साथ नहीं हैं, जो उन्होंने पार्टी के अंदर जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो स्पीच की थी, तो फिर उस बयानिए से अगर लोग हट रहे हैं तो फिर वो मजबूत जलसा कैसे दिख रहा है आपको शरकपुरी साहब? ये कॉन्फ्लिक्ट है आपकी बात में। देखिए वो देखिए, मैं अर्ज करता हूं, वो मेरी असेसमेंट है, कोई मैंने गिनती तो नहीं की, ना मैंने कोई ऐसा पोल किया है जिसे मैं एग्जैक्ट बता सकूं। एक असेसमेंट है, मेरी असेसमेंट थोड़ी गलत हो सकती है, मैं 80 कह रहा हूं, मे बी 90% लोग इख्तलाफ रखते हो, क्योंकि जो करीब करीब दोस्त थे, MP हजरात, MNA हजरात, वो अक्सर यही कहते यार मियां साहब ये क्या कर रहे हैं, टकराव की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो इसका मतलब कोई पसंद नहीं कर रहा था, ठीक है। और शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी पे बड़ी मुस्बत रही है, हर कोई कहता था यार शहबाज शरीफ साहब तो अमल से चल रहे हैं और वो अंदाज ही ठीक है। तो उससे मेरी एक असेसमेंट है। जहां तक मैं ये कह रहा हूं जलसा कामयाब होगा, तो वो देखें जैसे मेरे अंदर अल्लाह ताला ने रखा हुआ है कि दिल की बात आसान तरीके से कर देने का रुझान है, तो हर एक के अंदर ये नहीं है। मैं जब नेशनल असम्बली में था, एक दो इशूज़ के ऊपर मुझे उस वक्त इख्तलाफात हुए थे। मैंने यहाँ राजा जफरुल हक साहब, चौधरी निसार साहब, उनकी खिदमत में मीटिंग के अंदर चीज़ें अर्ज़ की कि ये चीज़ें मुझे ठीक नहीं लग रही। इन्होंने मेरी बातें नहीं मानी, मैंने टिकट कटाया, मैं सऊदी अरब चला गया, वहाँ मियाँ साहब की खिदमत में रखी। मियाँ साहब ने बहुत मोहब्बत से पेश आए, बड़ा स्पेशल खाना मेरे लिए प्यार से मैनेज किया, और शहबाज शरीफ साहब भी तशरीफ़ फरमाते। 2-2.5 घंटे मेरी उनसे बातचीत हुई, और एंड बात पे मियाँ साहब ने फरमाया कि आपकी जो बात है वो ठीक है और मैं आपकी बात को पसंद करता हूँ। हर बंदा आपके तरीके से नहीं सोचता, लेकिन फैसला तो वही होगा जो पार्टी पूरी करेगी। मैंने कहा जी बिल्कुल, मेरा मकसद था कि आप हमारे कायद हैं, आप तक मैं अपनी बात पहुँचा दूँ। आपने सुन ली, आपने बात पसंद की, आगे फैसला जो आपका होगा हम कबूल करेंगे। और उन्होंने जो फैसला किया, पसंद मेरी बात जरूर फरमाई उन्होंने, लेकिन जो फैसला किया वो फैसला वही था जो अक्सरियत पार्टी का था, और मैंने भी वो फैसला कबूल किया। ठीक है, ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अगर मियां साहब तक ये बात पहुंचे तो उनको ये पता होना चाहिए कि मैं अगर उनसे प्यार करता हूं तो दिल से प्यार करता हूं, इख्तलाफ रखता हूं तो वो भी एहतराम के साथ रखता हूं। तो इख्तलाफ का हक हर वर्कर को दें, इस बात को बुरा महसूस नहीं करना चाहिए। ठीक है शरकपुरी साहब, यहाँ तक जब हम डिबेट को ले ही आए हैं, आप कह रहे हैं कि आप ज़ाहिर अपनी पार्टी क़यादत का एहतराम करते हैं, जो कि करना भी चाहिए आप लोगों को, लेकिन इख्तलाफ राय भी, उसकी भी अहमियत अपनी जगह मौजूद है। इस सारे सिनेरियो में आपने शायद बहुत कुछ खो दिया है, अब आपके पास क्या बचा है? आपके कौन से कार्ड्स रह गए? क्या आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको? कुछ भी नहीं मैंने खोया। अच्छा, नहीं, कुछ भी नहीं मैंने खोया। मेरी सबसे पहली पहचान है, मैं एक मुसलमान का बेटा हूं और मुसलमान के घर में हूं और मुसलमान हूं, ये मेरी चीज कोई नहीं छीन सकता। ठीक है। दूसरी मेरी पहचान है, मैं पाकिस्तानी हूं, ये चीज कोई नहीं छीन सकता। इसके अलावा किसी चीज की मुझे जरूरत नहीं है। ये दो चीजें मेरे साथ हैं तो सब कुछ मेरे पास है। क्या कौन सी चीज मैंने खो दी है? कोई चीज मैंने खो सकता। आप सियासत, पॉलिटिक्स का मुझे कभी भी शौक नहीं था। अच्छा, नहीं, सियासत छोटी चीज है। कोई मैं नहीं इलेक्शन में आऊंगा तो और आदमी आ जाएगा, जो इलाके में अच्छा बंदा होगा हम उनको सपोर्ट करेंगे, ऐसी कौन सी बात है। मुझे तो कोई ऐसा क्रेज नहीं है कि हर सुध मैंने MNA बनना है, MPA बनना है। Okay. अगर लोग कहेंगे तो मैं आजाद भी जीत सकता हूं, और अगर लोग नहीं चाहेंगे तो मैं पार्टी का टिकट लेके भी हार सकता हूं। ये तो लोगों की चॉइस के ऊपर है। शरकपुरी साहब, ये तो आप भी मानेंगे, ज़ाहिर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आपको अच्छी तरह मालूम है कि बिरादरी सिस्टम है, और फिर ज़ाहिर है बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर आपको टिकट्स भी मिलते हैं, और फिर आप जीतते भी इसी सिस्टम के थ्रू हैं, जहाँ तक मेरे ध्यान में जो चीज़ है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आपके नाक़दीन ये कह रहे हैं, आपके सुनने वाले या देखने वाले ये कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपको कहा आप आगे बढ़ें, फिर शायद उसमें बुज़दार साहब हों या उनकी टीम के लोग हों, इस तरह इसमें कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं, देखिए मैं बात हल्फन कह सकता हूं। 26 तारीख से ये बात इशू शुरू हुआ है जी सर, और आज जो भी डेट है, अभी तक बुज़दार साहब ने इस इशू के ऊपर मुझे एक कॉल भी नहीं की। ओके, आज पहला दिन था कि महमूद रशीद साहब शरकपुर शरीफ तशरीफ लाए। कल जो वाकया असेंबली के अंदर गलत हुआ, जिसमें एक बदमाश आदमी ने मेरा रास्ता रोका और बेहुदा बकवास बकी, तो वो एक चीज़ हर एक को पूरी दुनिया में बुरी लगी। पाकिस्तान के अंदर भी बेशुमार लोगों ने, जो पीपल्स पार्टी के हैं, मुस्लिम लीग के हैं, जमात इस्लामी के हैं, हाँ। तहरीक इंसाफ के हैं, उन्होंने इजहार हमदर्दी भी किया और उस वाक़े को कंडम भी किया। अगर किसी ने कंडम नहीं किया तो अभी तक मियां नवाज शरीफ साहब या उनकी क़यादत की तरफ से मुझे कोई कॉल नहीं आई।
वगरना तो जमात इस्लामी की भी कॉलें आई, पीपल्स पार्टी के दोस्तों के फ़ोन आए, तहरीक इंसाफ के दोस्तों के फ़ोन आए, लेकिन बुज़दार साहब की तरफ से मुझे कोई कॉल नहीं आई, गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोई मैसेज नहीं आया। आज पहली दफ़ा महमूद रशीद पर तशरीफ लाए, वो भी हमारा उनके साथ फैमिली रिलेशन है, और उन्होंने कहा यार ये आपके साथ बहुत उनसे ज्यादती की है, हम आपके साथ खड़े हैं अखलाकी तौर पर उस वाक़े के खिलाफ। तो ये बात अर्ज करने का मकसद ये है कि मुझे कोई किसी की तरफ से पुश नहीं है, एक मेरी सोच है, कोई पुश नहीं है, और मैं जमाना तालिब इल्म से ऐसा ही हूँ। ओके शरद पुरी साहब, फिर अच्छा थोड़ा सा लेकिन अभी जो बात है, ये तो पूरी दुनिया में अमेरिका से इंग्लैंड से लोग काले करते हैं, यार आप बात सच्ची कह रहे हो, आप ठीक बात कह रहे हो। मुझे तो पूरे हल्के में एक बंदा नहीं मिला जिसने ये कहा कि मियां साहब आपने स्टैंड गलत ले लिया है, आप ठीक, सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, मियां साहब बड़ा अच्छा आपने किया, बात आप ठीक कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जरा ये आप, क्योंकि जरा आपने जितनी मुझसे बात की उससे मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज के लिए भी आपकी जो पुरानी ज़रा लेगेसी लेके आप चल रहे हैं उनकी, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती है, फिर आपका ताल्लुक बंधा रहा तहरीक इंसाफ के साथ भी। ये उस्मान बुज़दार साहब पंजाब में बेहतरीन काम कर रहे हैं, 100 में से कितने मार्क्स देंगे बुज़दार साहब को आप? देखिए वो मार्क्स तो इमरान खान साहब से पूछना चाहिए। अच्छा। मैंने तो बुज़दार साहब को वोट नहीं दिया और ना ही मेरे वोट से चीफ मिनिस्टर बने हैं, लेकिन मैं तो जब पहली दफा उन्हें मिला तो वो बड़ी मोहब्बत से मिले, और वो वजह कोई मेरी नहीं थी, ज़ाहिर है मेरा तल्लक एक बुजुर्गों के घराने से, आला हज़रत शेर रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, तो बुज़दार साहब भी बुजुर्गों के मोहब्बत करने वाले हैं, तो उस निस्बत से वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्यार और मोहब्बत से मिले। वो एक दोस्त का इशू था, मैंने वो इशू गवर्नर साहब से डिस्कस किया कि जी इसका ये मसला है, तो ये इसके साथ ज्यादती हो रही है। उन्होंने कहा यार देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपके चीफ मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट कराता हूँ, तो वो इसका कुछ हल कर सकता है। तो इस तरीके से मैं पहली दफा जब गया तो उन्होंने बहुत प्यार और मोहब्बत किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पेक्ट दी, तो मेरे दिल में भी उनकी एक रिस्पेक्ट पैदा हो गई। तो उस दिन से आज तक मेरा उनसे एक एहतराम का, आपकी रिस्पेक्ट पैदा हुई है, बहुत अच्छी बात है, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, दोनों जानिब रिस्पेक्ट एलिमेंट है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन पॉजिटिव चीज के साथ साथ परफॉर्मेंस पर भी बात होनी चाहिए ना। आपको मालूम है कि बहुत सारे वाकयात पंजाब के हवाले से हो रहे हैं, परफॉर्मेंस पर लोग बड़े सवाल उठाते हैं, तो आप वहां से इलेक्टेड एमपीए हैं, गो के मुस्लिम लीग नवाज के प्लेटफॉर्म से, जिससे आज आप इख्तिलाफ राय रखते हैं, काम कैसा देख रहे हैं? मैं ये पूछ रही हूँ एज एन चीफ मिनिस्टर कंपैरेटिवली शहबाज शरीफ वर्सेस बुज़दार साहब। नहीं देखिए, शहबाज शरीफ साहब बहुत एक्टिव थे और उनकी प्रोग्रेस, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर थी। अच्छा। और उनका मुकाबला तो किसी भी दूसरे चीफ मिनिस्टर से नहीं किया जा सकता। बुज़दार साहब एक शरीफ आदमी है और बहुत ही अच्छी सोच के हैं। तो शहबाज साहब के साथ तो शरीफ वैसे ही लगा हुआ है। मैं जी उनके नाम के साथ तो पदाशी शरीफ है जी। हाँ जी। तो एक्टिव जो पोजीशन है वो अल्लाह ताला ने उन्हें दी हुई है। हाँ। तो बाकी जो मैं जो समझता हूँ, जिला नाज़िम के तौर पे भी मैंने काम किया हुआ है। हाँ जी। असल काम ब्यूरोक्रेसी ने करना होता है, और मैं समझता हूँ हमारे जो सेक्रेटरीज हजरात हैं उन्हें बुज़दार साहब को अपने लिए बाइस रहमत समझना चाहिए कि एक बंदा इज्जत से तमीज़ से बात करता है, तमीज़ से उनको एक मैसेज देते हैं, तो उन्हें ज़्यादा एक्टिव रोल अदा करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देना चाहिए। अभी अगर एजुकेशन में मसाइल हैं तो सेक्रेटरी एजुकेशन की रिस्पांसिबिलिटी है, हेल्थ में मसाइल हैं तो सेक्रेटरी हेल्थ की रिस्पांसिबिलिटी है। बुज़दार साहब में मसला नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में मसला है। शरद पुरी साहब, बुज़दार साहब में मसला नहीं है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर मसला है, राइट? यही कह रहे हैं आप? मतलब बुज़दार साहब में मसला ये है, किसी को गाली नहीं निकालते, सख्ती से बात नहीं करते। अगर सख्ती से बातें करनी शुरू कर देंगे तो सुबह रिजल्ट ठीक आ जाएगा। ओके, नाउ लास्ट मिनट है शरद पुरी साहब, मेरे पास लास्ट मिनट है। गो के आप काफी सारी बातें कर रहे हैं, लोगों के सामने भी हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछना चाहूंगी कि मुस्लिम लीग नवाज का आप इस वक्त तक जब मुझसे बात कर रहे हैं तो हिस्सा नहीं रहे, एज पर अभी आप कह रहे हैं गुजरांवाला के जलसे में भी नहीं बुलाया गया, फिर सोशल मीडिया पे भी काफी चीजें चल रही हैं, तो आप अब मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा तो नहीं है ना उस तरह से? डी सीट हो सकते हैं, आपको डी सीट किया जा सकता है? पार्टी के अंदर समझता हूं, और देखिए मैं तो पार्टी के अंदर हूं, मुस्लिम लीग नून के साथ हूं। वो कह रहे हैं नहीं है, लेकिन मुझे अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला। जब नोटिस मिलेगा तो उसका कानूनी क्या हैसियत है, उसका सियासी क्या स्टेटस है, उसका अखलाकी क्या स्टेटस है। अगर मुस्लिम लीग नवाज में नहीं रहेंगे तो क्या तहरीक इंसाफ में जाएंगे शरद पुरी साहब? देखिए कोई जरूरी नहीं है तहरीक इंसाफ में जाना। अगर मैं मुस्लिम लीग नून में नहीं रहूंगा तो शायद मैं कोई भी पार्टी ज्वाइन ना करूं। और ये भी हो सकता है कि मैं कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लूं अगर मुझे काम करने की जरूरत है या किसी को मेरी जरूरत है, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं होती। मतलब कि बहरहाल मैं मुस्लिम लीग नून से ओवरऑल बेहतर काम उसके अंदर रह के कर सकता हूं, और मियां नवाज शरीफ साहब से एक मोहब्बत भी है,
لیکن ان کی سے یہ بھی اجازت مجھے ساتھ ساتھ چاہیے کہ اگر کوئی غلط فیصلہ کریں گے تو ہمیں حق ہونا چاہیے کہ ہم عرض کر سکیں کہ جناب یہ فیصلہ غیر مناسب ہے، بالکل ملک کے ٹھیک ہے مفاد میں نہیں ہے۔ میاں جلیل فیصلہ- شرک-پوری صاحب بہت بہت شکریہ، یہ وقت میرے پاس ختم ہو گیا، ورنہ میں آپ سے مزید بھی اس پر بات کرتی۔ باختلاف رائے ہونا ضروری بھی ہے اور حق بات پر آواز اٹھانی بھی چاہیے، لیکن پارٹی پالیسیز کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے۔ تو اب مسلم لیگ نواز کس پوزیشن کے ساتھ شرک-پوری صاحب کو آن بورڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن شرک-پوری صاحب نے کہہ دیا ہے کہ آپشن شاید پاکستان تحریک انصاف بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اور جماعت بھی ہو سکتی ہے، تو آپشن ہے بھی اور نہیں بھی۔ آج کے پروگرام سے ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔